तो गाइस हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं अब इसमें क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर साइंस के में। तो यहाँ हमारा 9 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल इज नोन एज। तो कौन सी साइट पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट होती है केमिकल सिग्नल्स में? सबसे पहले ऑप्शन है हमारा एक्सन। तो एक्सन में हमारी यहाँ जो जब भी जो सेल्स आते इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, ये आते हैं डेंड्राइट से और ट्रांसफ़र होते हैं एक्सन में। तो इस समय ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं कन्वर्टेड नहीं होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन ए नहीं है। दूसरा है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं वो डेंड्राइट से आते हैं, इसलिए बी भी ऑप्शन नहीं है, अभी कन्वर्ट नहीं हुए हैं। सेल बॉडी की बात करें तो जो सेल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं एक्सन ट्रांसफ़र करता है। एक्सन ट्रांसफ़र करता है कहाँ से? सेल बॉडी से एक्सटर्नल एंड तक विदाउट कन्वर्टिंग दैम। तो इसलिए डी भी ऑप्शन नहीं है, तो बचा ऑप्शन क्या है हमारा? सी। तो सी ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो न्यूरॉन में जो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है टू केमिकल सिग्नल अकर्स एट एक्सटर्नल एंड या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दिस नॉट जस्ट द एंड ऑफ द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। मैं एंड करने वाला था वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्रोमोसोम्स कैरीज हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, यानी कि क्रोमोसोम्स की जो स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से बताना है कौन सी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, स्टेटमेंट है। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसमें से राइट ऑप्शन हमारा सी ही होगा। बच्चे ने जो भी लगाया सही लगाया है, क्योंकि पहला है क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, ये तो पक्का करेक्ट होगी। दूसरी है हमारी इन क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन लोकेटेड इन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल्स। तो या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो होता ही है, और ये लोकेटेड यानी कि ये होता है एनिमल सेल्स के कहाँ होता है? एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस में होता है। प्लांट और एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस में ये होता है, तो याद रखना। और जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यस इट इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। लेकिन ये एकदम गलत है कि ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, तो यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सेल्स में, पेयर्स में नहीं होते हैं। याद रखना, पेयर्स में नहीं होते हैं, इट पार्टिसिपेट एज सिंगल। तो यहाँ हमारा थर्ड वाला नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन है इसमें क्या रखा है, वन फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11th क्वेश्चन है स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन। स्टोमेटा कब क्लोज होता है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी ही होगा, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज तभी होगा जब वाटर, जो गार्ड सेल में वाटर हो गया, जब वो बाहर निकल जाएगा तब। और दूसरा, जब स्टोमेटा को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होगी फॉर फोटोसिंथेसिस। दो केसेस में ही हमारा स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है तो वो स्टोमेटा क्लोज होता है, जिससे कि वाटर का लॉस ना हो। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल फिजन इज द मीन ऑफ asexual रिप्रोडक्शन। तो इसमें हमारा क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा डी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में हमारा मल्टीपल फिजन होता है। तो बेसिकली प्लाज्मोडियम हमारा मलेरियल पैरासाइट होता है जो रिप्रोड्यूस करता है बहुत मॉस्किटो में और ह्यूमन बींग में भी। और ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चूज करता है फॉर प्रोड्यूसिंग द सेल्स इन द होस्ट। तो ये खुद आपस में जो ये पैरासाइट, ये मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, ये खुद डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इट कैन डिवाइड इट सेल्फ इंटू मैनी सेल्स एट द सेम टाइम। तो बेशक अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये डिवाइड होके
आसानी से रिप्रोड्यूस कर लेता है। और आफ्टर द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जो इसमें साइस्ट होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू large number of offspring, so offspring, so yeah, so that is why the answer is D. Fine, let's move to the next question, and इसमें कह रहा है हमारा कि at what distance from a convex lens should be an object to place, so should an object be placed to get an image of the same size as that of the object on a screen? तो इसमें क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी है। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है, जब भी हम रखेंगे तो हमारा इक्वल आता है, हमारा ऑब्जेक्ट के इक्वल हम साइज होता है इमेज का, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एज यू नो इट्स वेरी ऑब्वियस। तो द लेंस सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज़ नोन एज रेटिना या फिर ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्शन दे रखे हैं, कॉर्निया, कॉर्निया, स्लेरी मसल्स, ऑप्टिक नर्व्स एंड रेटिना। तो इसका करेक्ट आंसर बताओ जल्दी क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, रेटिना। ठीक है, तो रेटिना जो हमारी इमेज बनती है आइज़ में, वो किस पे बनती है, रेटिना पे बनती है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है इमेज की, क्या होती है, रियल होती है एंड इन्वर्टेड होती है। इमेज जो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। एंड जो हमारी लाइट होती है हमारी आइज़ में एंटर करती है, वो किससे करती है जल्दी बता दो। ये भी तो लाइट एंटर करती है हमारी कॉर्निया से। ठीक है, कॉर्निया इज़ लाइक अ थिन मेम्ब्रेन जिससे हमारी लाइट एंटर करती है। तो या लेट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्या है, तो द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में हमारा, सोलेनॉइड के अंदर हमारा कैसी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होगी, जल्दी बता दो। इस क्वेश्चन में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखने में आप लगेगा कि कुछ सर्कुलर या फिर कर्व वाली लाइंस बनेगी, लेकिन इनसाइड द सोलेनॉइड हमारी जो लाइन होती है वो एकदम पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती है। ठीक है, तो सोलेनॉइड हमारा कुछ इस तरह दिखता है, कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे होता है कुछ ढंग से बना, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती है इसमें एकदम पैरेलल पैरेलल होती है, ऐसे। ठीक है, और डायरेक्शंस कुछ ऐसे होती है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती है। वो तो करंट डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे। सो बस आपको यह ध्यान देना है कि क्योंकि अब यहाँ हमारी अंदर की बात की गई है, इनसाइड इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपको ध्यान देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। दिख रहा है, करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। इसने बी भी लगा रखा है, तो ये बहुत कंफ्यूज बनता है। कोई नहीं, उसने सोचा होगा कि दोनों में से क्या हो सकता है करेक्ट, तो उसने पहले लगा लिया होगा कि फिर बाद में जब तुक्का मारने का समय आए तो दोनों में से एक तो करेक्ट हो। तो ये भी आइडिया भी सही है थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16, उसके बाद रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बेस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। कौन से ऑप्शन में, कौन सी चेन में हमारा सेकंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग है। सेकंड ट्रॉपिक यानी वो स्पीशीज होता है, वो ऑर्गेनिज्म होता है जो प्रोड्यूसर को खाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट वाले में, तो यहाँ हमारा फर्स्ट है प्रोड्यूसर ग्रास। ठीक है, और सेकंड हमारा गॉड है फर्स्ट कंज्यूमर। ठीक है, तो ये तो हमारा कंप्लीट है। सेकंड वाले में हमारा जू प्लांट प्लैंकटन है, और सेकंड है हमारा फाइटो प्लैंकटन, यानी कि फर्स्ट सेकंड दोनों गिवन है, यानी कि ये भी करेक्ट है। लेकिन इसमें ऑप्शन हमारे थोड़ा आगे पीछे होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। और सी वाले में हमारे में ग्राफ तो है, लेकिन जो सेकंड प्रोड्यूसर, जो सेकंड वो है कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर वो नहीं है इसमें, प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो नहीं है। वो क्या है इसमें,
क्योंकि देखो ग्रास को ना तो टाइगर खाता, ना स्नेक खाता, ना फ्रॉग खाता, गॉट खाती है, तो गॉट हमारा राइट आंसर होता है, गॉट मिसिंग है इसमें, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा सी होगा। ठीक है, अब आते हैं हम जल्दी से असर्शन वाले क्वेश्चंस पे, असर्शन रीजनिंग पे। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 17 असर्शन, यानी कि स्टेटमेंट दे रखी है कि द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। क्या असर्शन ट्रू है या फॉल्स है, ये पहले बताना है आपको, पहले समझना है। अगर ट्रू है तो उसका रीज़न क्या ये है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, तो इसके लिए हमारा कौन सा करेक्ट होगा, मतलब बोथ असर्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो गाइज इसका जो आंसर है वो होगा हमारा, जो असर्शन यानी कि स्टेटमेंट दे रखी है वो तो ट्रू है, इज ट्रू, लेकिन जो रीज़न दे रखा है वो फॉल्स है। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर, क्या बोलते हैं, वाटर में काफ़ी कम होती है कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, यानी कि मात्रा कम होती है, यहाँ हाई दे रखा है, यानी कि रीज़न फॉल्स है और असर्शन ट्रू है। ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। तो 17 का हमारा सी है। अब 18 की बात करते हैं कि द रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट इन द स्काई, और इसका रीजन दे रखा है रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड। इसमें भी हमारा गाइस सेम चीज़ है जो फर्स्ट 17 में थी, कि असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। कि रीजन फॉल्स इसलिए है, रेनबो होता है हमेशा सन की अपोजिट में बनता है। ठीक है, सन की अपोजिट बनता है, ये नहीं कि सन ऊपर होता है, तो सन की अपोजिट में बनता है। और रेनबो किसकी वजह से बनता है, डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट की वजह से, बाय अ वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, यानी कि इसका भी ऑप्शन ही सी ही होगा। ठीक है, असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन भी फॉल्स है, और जो रीजन की स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है। ठीक है, तो इसका भी सी है। अब 19 पे चलते हैं। तो यहाँ गाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कौन सा कर लिया हमने, 18th हो गया हमारा, 18th हो गया। अब आ रहा है 19th। 19th में बोला है कि accumulation of the harmful chemical is maximum in the organisms at the highest trophic level of food chain। ठीक है, तो हमारा हार्मफुल जो केमिकल्स होंगे उसका जो एक्यूमुलेशन होगा वो मैक्सिमम कहाँ होगा, हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन पे होगा। क्यों होगा, जैसे जैसे जो हार्मफुल केमिकल है, जैसे जैसे हाई लेवल पर जाएंगे वैसे जैसे उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो जो उसका इफेक्ट होगा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन पे होगा। ठीक है, हाईएस्ट लेवल पे जो होगा ऑर्गेनिज्म उसके लिए होगा। तो उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे हाई लेवल पे जाएंगे वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। लेकिन जो इसका रीज़न दे रखा है कि हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डिसीज एंड पेस्ट, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन रीज़न जो ये एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट वाले का क्वेश्चन का वो फॉल्स है। इसलिए ऑप्शन हमारा इसमें बी होगा। तो यहाँ बी आपको इसमें ऑप्शन क्रॉस चेक करना है कि ठीक करा है नहीं करा है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसका जो 20 वाला है हमारा, ये 20 क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। या करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इसका जो रीज़न है वो देख लेते हैं वो क्या है। तो जो रीज़न दे रखा है इसका कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैसेज प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। यानी कि ये जो स्टेटमेंट रीज़न दे रखा है ये करेक्ट दे रखा है, क्योंकि नाइट्रिक जो हमारा एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है जिसे हम HNO3 कहते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर प्रोड्यूस करता है, और साथ में हमारा क्या होता है, खुद खुद रिड्यूस्ड होके इनमें से कोई एक टर्म बन जाता है, नाइट्रिक कुछ भी बन जाएगा, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। तो जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे कौन कौन से होते हैं,
एन होते हैं, ठीक है, NO2 होते हैं, N2 होते हैं, तो इनमें से कुछ भी बन सकते हैं। तो जो रीज़न है वो करेक्ट है और इस असर्शन है वो भी करेक्ट है, यानी कि इसका ऑप्शन ए होगा हमारा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो रीज़न दे रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है असर्शन का, वो करेक्ट है। तो दैट्स इट। और ये क्वेश्चंस डिटेल्स वाले हैं, तो डिटेल्स वाले क्वेश्चंस हम अच्छे से सेपरेटली करेंगे। सो या, होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।